तो चलिए अब बात कर लेते हैं योगी 2.0 के 6 महीने की। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 को सत्ता में आए 6 महीने हो चुके हैं। इस दौरान उनके काम का रिपोर्ट कार्ड चर्चा में बना हुआ है। साथ ही योगी सरकार का यह भी दावा है कि उन्होंने जो कहा है वो करके भी दिखाया। सरकार का यह भी दावा है कि मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे कार्यकाल से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे, सरकार ने 6 महीने के अंदर एक एक कर उनको पूरा करने पर फोकस रखा। और प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, या फिर $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो, या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प हो, हर मुद्दे पर सरकार ने जनता के प्रति समर्पण के भाव से प्रभावशाली काम किया। इन 6 महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पर उतरी थी, तो उस समय भारतीय जनमानस की ओर से एक स्लोगन निकला था, और वो स्वाभाविक रूप से निकला था। वह समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 18 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो चुके थे, और तब लोगों ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है। और वह उन्होंने हर एक स्तर पर करके दिखाया। अभी आपने हाल में एक समाचार सुना होगा, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। उज्ज्वला योजना में 8.5 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए, धुआं से निजात मिला। 4.5 करोड़ परिवारों को बिजली के फ्री में कनेक्शन मिले। फ्री में कनेक्शन का मतलब वहां तक बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया गया, बिजली की लाइन पहुंचाई गई, और तब जाकर के फिर यह सुविधा वहां पर प्राप्त हुई। युवाओं के लिए पीएम स्टार्टअप की योजना हो, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए और अन्य युवाओं के लिए पीएम स्टैंड अप की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाएं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, महिलाओं के लिए तमाम अन्य योजनाएं, जीवन ज्योति की योजना हो, या फिर मातृवंदना की योजना, या अन्य अनेक ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। क्या श्रमिकों के जीवन का हो, क्या बुजुर्गों के लिए हो, क्या सैनिकों के लिए हो, वन रैंक वन पेंशन की योजना हो, ये सभी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए, पूरे देश के लिए बनाने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का रहा हो, चाहे वह विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम, विरासत को सम्मान कैसे देना है यह भी किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो 6 महीने पूरे, अपराधियों की 21.69 अरब की संपत्ति जब्त की गई है इन 6 महीनों में। साथ ही धार्मिक स्थानों से 75,190 लाउडस्पीकर और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की शुरुआत की है। ये 6 महीने का कार्यकाल बता रहे हैं योगी सरकार 2.0 के, और 27 नवीन मंडियों का आधुनिकीकरण की भी जिक्र इसमें किया गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, और साथ ही
अवैध मादक पदार्थ के सौदागरों पर भी शिकंजा कसने का काम किया है। तो योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकार के 6 महीने पूरे होने पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं और आभार भी जताया। उन्होंने यह भी कहा है कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, साथ ही अपराधियों में अब डर का माहौल है। बीजेपी सरकार में जनता खुशहाल है और सुरक्षित खुद को महसूस कर रही है। मैं प्रदेश के आम जनता को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके नेतृत्व में प्रदेश लगातार चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर है। हर स्तर पर आम जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण की जो योजनाएं वो जन जन तक पहुंच रही हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है। अपराधियों में आज भय है, आम जनमानस अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है, महफूज महसूस कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं और प्रदेश के आम जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल का 6 महीने पूरा होने पर कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। भाजपा की सरकार ने 6 महीने जरूर पूरे किए हैं, लेकिन इन 6 महीनों में चर्चाएं किसी बात की हुई हैं तो बेरोजगारी की हुई है, महंगाई की हुई है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने थानों में, तहसीलों में भ्रष्टाचार को भुगता है। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़े हैं उसकी चर्चा आम हो गई है और उसको मुहर लगाई है इस 6 महीने पूरे करने वाले सरकार के मंत्रियों ने, जो अपने आप में भ्रष्टाचार को प्रमाणित करते थे। मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश की, कई सारे विभागों की जांच स्वयं मंत्रियों ने की, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने उत्तर प्रदेश में कष्ट भोगा है, भ्रष्टाचार सहा है, बेरोजगारी सही है और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने 6 महीने काटे हैं तो आम जनता ने 6 महीने कष्ट के भोगे हैं। इस सरकार ने पूरे कार्यकाल में ना तो कोई बिल्डिंग बनाई है, ना कोई भवन बनाई है, ना कोई योजनाएं दी हैं जिसे खड़े होकर बता सकें अपनी है। अगर सरकार ने कुछ किया है तो नाम बदलने का काम किया, नाम बदलने को भाषण में विकास बताया है। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज सिद्धार्थनगर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बांसी तहसील के तिलौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई को लेकर मिली कुछ खामियों को देखते हुए वहां के स्टाफ को व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्रजेश पाठक ने बांसी तहसील के ही समोगरा गांव के अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण के बाद उन्होंने वहां पर आयोजित चौपाल में शिरकत की है। बाल विकास पुष्टाहार के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और महिलाओं को फल भी बांटे हैं, साथ ही नवजात बच्चों को अन्न प्रशासन भी करवाया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला मुख्यालय स्थित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज के 300 बेड के निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इसके बाद बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी हिस्सा लिया है। उप मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की है अपने कार्यालय में। साथ ही उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ अन्य क्षेत्रों में जो कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर करने की भी बात कही है। सभी विभागों की विभागवार समीक्षा होगी और विशेष रूप से आज मैं इसलिए, और हमारे लिए विशेष दिन है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती समारोह है और प्रदेश भर में सभी बूथों पर मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को, एकात्म मानववाद के सिद्धांत को सदैव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीन पर उतारने का काम किया है। आज हर गरीब को पक्का मकान मिल रहा है, उनके घर में शुद्ध पेयजल 2024 तक पहुंचेगा। उज्ज्वला गैस योजना मिली है, किसान सम्मान निधि मिली है, महीने में 2 बार लगातार राशन दिया जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान जिस ढंग से निःशुल्क टीकाकरण हुआ है, दुनिया ने भारत के प्रधानमंत्री जी को सराहा है। यही सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की थी। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता श्री राजपाल सिंह बालियान
विधायक श्री अनिल कुमार और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने सीएम योगी से मुलाकात की है। उन्होंने सीएम से मुलाकात क्षेत्रीय समस्याओं का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं होने पर उन्होंने चर्चा की है। इस दौरान गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और गन्ना मूल्यों में बढ़ोतरी करने के साथ ही भीषण बरसात के कारण हुई हानि पर किसानों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। और वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और साथ ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज कानपुर देहात पहुंचे हैं और दोनों दिग्गजों ने कंचौसी स्थित दर्शन सिंह महाविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का अकबरपुर में सांसद ने फूल माला देकर उनका स्वागत किया है और मंच पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में बनवाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही प्रदेश को 1000 करोड़ की सौगात देने की भी बात की है। उन्होंने कहा कि पहले की सड़कों से आने जाने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे के जरिए कुछ घंटों में ही सफर पूरा हो जाता है। साथ ही अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कानपुर समेत अन्य जगहों से आने जाने वाले लोगों के लिए इसको स्वीकृत कर दिया गया है। कल आपके प्रेस के लोगों ने आपके सामने कहा था कि मेडिकल कॉलेज कानपुर बन रहा है। उस मेडिकल कॉलेज में लोग आएंगे जाएंगे कैसे? उन्होंने उसको स्वीकृत कर दिया, आरोपी स्वीकृत कर दिया और 4 महीने काम शुरू हो गया। आपने नहीं सुना? ये नहीं कहा उन्होंने। दूसरी बात, आपने क्या ये नहीं सुना? बराबर रखो यार, क्या कर रहा हो? लेकर के जहानाबाद, घाटमपुर से लेकर के भोगनीपुर से लेकर के बस आपके रसूलाबाद और हुराबाद से बेला तक लखनऊ आगरा को जोड़ने के लिए उनका ये काम शुरू करेंगे। तीसरा, रिंग रोड का काम तेजी से हो रहा है। चौथा काम उन्होंने कानपुर से आपके घाटमपुर से हमीरपुर कवरई के लिए, और 5वां काम आपके यहाँ से आपके मैनपुर से जो यहाँ कंचौसी तक रोड आया उसको आपके हाईवे मिलाने के लिए। और वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने अलीगढ़ पहुंचे, जहां पर गांधी पार्क क्षेत्र में सुरेंद्र नगर में कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद के साथ एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष और कई विधायक भी मौजूद थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में चलाई जाने वाली योजनाओं का भी जमकर बखान किया। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज भदोही जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञानपुर विकासखंड के गजधरा ग्राम पंचायत में बने दुनिया अमृत सरोवर ओपन जिम, मनरेगा पार्क का निरीक्षण किया। साथ ही वृक्षारोपण भी उन्होंने किया है। इस दौरान दुनिया अमृत सरोवर को चारों तरफ से तिरंगे झंडे से कवर किया गया था और इस दौरान ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आए और भारत माता के जयकारों की गूंज वहां पर सुनाई दी। देशभक्ति से ओतप्रोत करने वाले इस नजारे को देखकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गदगद नजर आए और गांव वालों के इस कदम की जमकर उन्होंने तारीफ की है और इसे गांव के समग्र विकास के लिए एक मील का पत्थर भी बताया। इस दौरान विधायक समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और वहीं मथुरा के फरा इलाके में दीनदयाल धाम में चल रहे मेले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म उत्सव के मौके पर आज एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शिरकत उन्होंने की है और उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक पर जाकर उनको नमन किया, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही उन्होंने स्थानीय नेताओं ने पट्टुका पहनाकर उनका स्वागत भी किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि आज हम उस महान व्यक्ति का जन्म उत्सव मना रहे हैं जिन्होंने झोपड़ी में रहकर सबसे निचले तबके को आगे बढ़ाने का काम किया था, ताकि पहले जहां पर औरतों को घर से बाहर निकलने और उन्हें समाज में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन पंडित दीनदयाल ने ऐसा काम किया कि आज महिलाएं समाज के सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हम गहराई से देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है, गहराई से पढ़ने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता है और पढ़ने के बाद, समझने के बाद जब हम हमारी प्राइमरी स्कूलों में, केजी में, मतलब आंगनवाड़ी में, हाई स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो विचार थे वो विचार
के अनुरूप हम हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी आज चलती है मित्रों। मैं तो शिक्षा के साथ 30 साल से जुड़ी हुई हूँ। इसके बाद 10 साल गुजरात में शिक्षा क्षेत्र में काम किया। इसके बाद 5 साल से यूपी मध्य प्रदेश में काम कर रही हूँ। क्या हम लोगों ने कभी गहराई से देखा है कि हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में देश आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती मना रहा है और इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। इसी कड़ी में आज राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गोरखपुर यूनिवर्सिटी वो पहुंचे थे। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्र चेतना उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और यहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में दीनदयाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीक्षा भवन सभागार में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, सदर सांसद रवि किशन, यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेश सिंह भी मौजूद रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अंकिता हत्याकांड की, जिसने पूरी देवभूमि को हिलाकर रख दिया है। सीएम धामी के आश्वासन के बाद अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया। श्रीनगर के एनआईटी घाट पर अंकिता को उनके भाई ने मुखाग्नि दी है और इसके पहले अपनी कुछ मांगों को लेकर अंकिता का परिवार अंतिम संस्कार करने से लगातार मना कर रहा था। सीएम धामी ने हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक में होने की बात कहकर यह आश्वासन दिया है, तब जाकर यह अंतिम संस्कार परिवार की तरफ से किया गया। अंकिता की अंतिम विदाई में हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। परिजनों ने नम आंखों से यह अंतिम विदाई दी। सुरक्षा के मद्देनजर अंतिम संस्कार में भारी पुलिस बल भी मौजूद रही है और इससे पहले अंकिता के शव को ले जाने की आशंका पर लोग मोर्चरी के आगे ही लेट गए थे। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। अंकिता के पिता के समझाने के बाद लोग शांत हुए और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के नानक मत्ता शहर वो पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस मौके पर नानक मत्ता गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को सरोपा भी भेंट किया है। इसके बाद सीएम धामी ने डेरा कार सेवा पहुंचकर बाबा हरबंश सिंह, बाबा फौजा सिंह, बाबा टहल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम धामी ने कहा है कि बाबा टहल सिंह, हरबंश सिंह और बाबा फौजा सिंह ने खुद कष्ट सहकर भूखे प्यासे रहकर समाज की भलाई और सेवा का काम किया है। उन्होंने कहा कि सिख पंथ ने हमेशा से मानव सेवा और सेवा भाव का प्रयास किया है और देश और गरीबों की सेवा की है। इस दौरान सीएम धामी ने नानक मत्ता शहर का नाम श्री नानक मत्ता साहिब करने की भी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नानक मत्ता साहिब में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन के लिए हेली सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। और वही राजधानी देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मरण को उन्होंने नमन किया। साथ ही इस अवसर पर मंत्री जोशी ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप से प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी है। उनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। और वहीं हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर काउंटडाउन जारी है। कल पंचायत चुनाव का मतदान होना है और ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमाओं को सील कर दिया। दोनों बॉर्डर्स पर सशस्त्र पुलिस बल लगा दी गई है। बाहरी लोगों से पूछताछ, सत्यापन, गहन तलाशी के बाद ही उनको एंट्री मिलेगी। 28 सितंबर को मतगणना पूरी होने तक ऐसी स्थिति रहेगी। आपको बता दें कि लक्सर की सीमा बालावाली में, बिजनौर और बड़ीवाला में मुजफ्फरनगर जिले से सटी है। सीमा पार से शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के दिन से ही बॉर्डर पर चौकन्नी है। और वहीं शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो जाएंगे और इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के रहने वाले हैं। 3 अक्टूबर को अष्टमी व 4 को नवमी का पूजन है
और नवरात्र से पहले हरिद्वार के बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां के दुकानदारों और कारोबारियों को आने वाले त्योहार से बहुत उम्मीद है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीते 2 सालों से कोरोना काल में कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा, व्यापारियों को करना पड़ा, लेकिन अब नवरात्रों में रफ्तार मिलने की उम्मीद है, जिससे दुकानदारों कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान है। नवरात्र में मां दुर्गा के विशेष अनुष्ठान के लिए पूजा सामग्री खरीदने के लिए बाजारों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालु पूजा सामग्री से लेकर माता रानी के श्रृंगार तक की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। और वह देहरादून के इंद्रेश अस्पताल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर आरोप है कि महिला यहां पर फ्रैक्चर का इलाज करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो बाहर निकली तो पता चला कि उसका पेट कटा हुआ था। और गंभीर आरोप यह भी है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी किडनी निकाल दी है, जिसके चलते परिजन काफी आक्रोशित हैं। मामले ने राजनीतिक स्टंट भी ले लिया है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व नेता पीसीसी चीफ रहे प्रीतम सिंह भी अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंच गए। और वहीं बीजेपी विधायक खजान दास भी इंद्रेश अस्पताल में डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग में इन दिनों हाथियों का आतंक है और यहां तक कि हाथी गांव में पहुंचकर घरों की दीवारों, चारदीवारी को तोड़ रहे हैं। ग्रामीण पूरी रात जागकर हाथियों को भगाने का काम कर रहे हैं। शाम ढलते ही जंगली हाथी जंगलों से निकलकर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच जाते हैं, जिससे ग्रामीणों में जान का खतरा बना हुआ है। हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीण दहशत में है। यहां तक कि हाथियों का झुंड ग्रामीणों को खड़ी फसलों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। हाथियों से निजात के लिए ग्रामीण बार बार वन विभाग से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग है कि हाथियों से सुरक्षा के नाम पर केवल फॉर्मेलिटी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मामले में वन संरक्षक दीप चंद्र आर्य का कहना है कि हाथी जंगल से आबादी की ओर ना आए, इसके लिए विभाग द्वारा गश्त बढ़ाई गई है। कुछ जगहों पर सुरक्षा दीवार और सोलर फेसिंग टूटी हुई है, जिसको ठीक कराया जा रहा है। हाथी जंगल से बाहर ना आए, इसका भी ख्याल रखा गया है। लोगों को रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हम लोगों ने काफ़ी जो है प्रिवेंटिव मेजर्स जो हाथी से बचाव किए हैं वो अपनाए गए हैं। विगत वर्षों में जो है हाथी दीवार और आपका हाथी खाई खोदना, उसके बाद सोलर फेंसिंग जगह जगह जो है की गई है। और ये वर्तमान में भी जो है इस समय जो सूचना प्राप्त हो रही है, जो हमारा जो गौला पार का इलाका है उसमें एक हाथी एक्टिव है और हम लोग उसमें जो है पूरा हमारा जो गौला रेंज है उसका स्टाफ जो है निरंतर जो है उसमें गश्त कर रहा है और उसको जो है वहाँ से जो दक्षिण दिशा की तरफ को जो हमारा जंगल है वहाँ जो है भगाने का प्रयास। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।